Hello everyone, I am Anand Dwivedi, your social science educator, and welcome to Life with. Dear students, in today's session, we are going to study the first chapter of class 9th economics, that is the story of village Palampur. Dear students, you know, इस चैप्टर में हम लोग एक गांव के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक गांव जिसका नाम है पालमपुर। बट बच्चों, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये पालमपुर विलेज के बारे में हम क्यों पढ़ने वाले हैं, क्या खास है इस पालमपुर में। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग किसी गांव के बारे में यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आए हुए हैं, बल्कि गांव तो एक माध्यम है। यानी विलेज के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे भारत के रूरल इकोनॉमी को। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश के देहात क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, किस तरह से एग्रीकल्चर होती है और लोगों का लाइफ स्टाइल क्या होता है, लोगों की परेशानियां क्या हैं और कैसे हमारा देहात क्षेत्रों का यानी रूरल एरिया का इकोनॉमी होता है। यहाँ जो पालमपुर आप देख रहे हैं ना, ये पालमपुर कोई रियल विलेज है ही नहीं। ये जो पालमपुर है ये एक इमेजिनरी विलेज है, यानी ये एक काल्पनिक गांव है। इसको आप हाइपोथेटिकल भी कह सकते हैं। हाइपोथेटिकल, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है। जनरली आप लोगों से 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में जनरली आता है, ऑप्शन में दिया रहेगा कि पालमपुर इज, और आंसर में कई सारे ऑप्शन होंगे जिसमें इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल दिया रहेगा, तो आपको लिखना है ये हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है पूरी तरह से काल्पनिक, यानी जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता हो। तो हम लोग इस काल्पनिक गांव के माध्यम से समझने की कोशिश करने वाले हैं कि प्रोडक्शन कैसे होता है, और ऑफ कोर्स हम विलेज एरिया की, रूरल एरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे। पालमपुर विलेज के अंतर्गत जो सिस्टम है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो रिसेंबल करती हैं हमारे देश के मॉडर्न गांवों से। तो इसमें हम देखते हैं, द स्टोरी ऑफ पालमपुर इज अ स्टोरी ऑफ एन इमेजिनरी विलेज। ये तो हमने आपको पहले बता दिया कि इमेजिनरी विलेज है। एंड हम लोग इसको डिफरेंट मेथड से प्रोडक्शन एक्टिविटीज को समझने वाले हैं। कैसे प्रोडक्शन होता है देहात क्षेत्रों में, गांव में, इसको समझेंगे। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। इस चैप्टर को पढ़ाने के पीछे जो मेन मकसद है वो है प्रोडक्शन एक्टिविटीज को, यानी प्रोडक्शन को समझना। प्रोडक्शन के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इन्हें समझना, और क्या क्या हमारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इन्हें समझना। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। जैसा कि आप जानते हैं, देहात क्षेत्रों में लोगों की जो मुख्य पेशा होता है, जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, वो मेन एक्टिविटी क्या होता है? वो होता है फार्मिंग। यानी लोग करते हैं एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी लोगों की मेन फार्म प्रोडक्शन है। यानी आपसे पूछा जाए कि पीपल ऑफ पालमपुर डू विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज मेनली, आपका आंसर होगा एग्रीकल्चर या फार्मिंग। Now the other production activities include a small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. देखिए, किसी भी गांव में केवल लोग खेती बाड़ी ही नहीं करते, बल्कि खेती बाड़ी के अलावा और भी बहुत सारे कार्य करते हैं। ठीक वैसे ही ये पालमपुर भी है, जहां पर कई नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी की जाती है। अब कौन कौन से लोग यहाँ कार्य करते हैं? तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का वर्क भी चलता है। अब मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ कोई बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं,
जैसे मान लीजिए शुगर केन क्रशिंग। शुगर केन, आप जानते हैं शुगर केन को क्रश किया जाता है और गुड़ बनाया जाता है, जैगरी बनाया जाता है, और कुछ जगहों पर तो चीनी यानी शुगर भी बनाया जाता है। तो ये छोटे इंडस्ट्रीज हैं जो गांव में देखने को आपको मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी रहती है, दुकानें भी होती हैं, बहुत सारे लोग दुकान खोल करके और अपना बिजनेस करके अपना पालन पोषण करते हैं, उनका ये रोजगार होता है जो छोटे आधार पर होता है। So we shall look at these activities after learning a few general things about production. तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन के मेन एक्टिविटी को समझेंगे, प्रोडक्शन कैसे होता है, और फिर देखेंगे कि पालमपुर में प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, वहां के लोगों का सर्वाइवल कैसे है। यानी यह जो कहानी है विलेज पालमपुर की, ये हमें भारत के एक आइडियल गांव की, एक ऐसा गांव जहां पर मॉडरेट रूप से सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, बहुत हाई भी नहीं बहुत लो भी नहीं, जितनी आवश्यकताएं होती हैं जनरली वो मौजूद है। तो कैसे यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, इसको हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, पालमपुर को समझने की कोशिश करते हैं। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन। अब देखिए, ये पालमपुर जो गांव है ये कनेक्टेड है अपने एक पड़ोसी गांव से जिसका नाम है रायगंज। रायगंज से कनेक्टेड है। इसकी जो दूरी है ना वो है 3 किलोमीटर। पालमपुर से रायगंज कितना किलोमीटर दूर है? 3 किलोमीटर दूर है। यानी पालमपुर रायगंज से कनेक्टेड है। दूसरी तरफ ये अपने नियर बाई टाउन से भी कनेक्टेड है। यहाँ शाहपुर जो है ना ये टाउन है, बगल का शहर है, बहुत लेटेस्ट है, सारी फैसिलिटीज यहाँ मिलती है। तो शहरों से गांवों के कनेक्ट होने से ना बहुत सारे फायदे होते हैं, लोगों को वे सारी सुविधाएं भी शहरों से मिल जाती हैं जो गांव में उपलब्ध नहीं होती हैं। तो किसी भी गांव का शहर से कनेक्ट होना बहुत ही आवश्यक होता है, और पालमपुर के केस में भी ये कनेक्टेड है। तो इस तरह से पालमपुर रायगंज विलेज, रायगंज जो है वो क्या है? वो है विलेज। विलेज है, विलेज से और टाउन से दोनों से ही कनेक्टेड है। An all-weather road connects with village to Raiganj and further on the nearest small town शाहपुर। यहाँ बात की गई है यहाँ के सड़कों की, जो बीच में जो कनेक्शन है यहाँ का, ये रोड। तो रोड कैसा है? यहाँ कहा गया है ना कि पालमपुर ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड है। यानी यहाँ जो कनेक्शन है शाहपुर से इसका, तो यहाँ पर है ऑल वेदर रोड, मतलब कच्ची सड़क नहीं है, पक्की सड़क से कनेक्टेड है। यानी चाहे बरसात हो या कोई भी मौसम हो, गांव के लोग आसानी से शहर पहुंच सकते हैं और शहर के लोग आसानी से गांव में भी पहुंच सकते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि फेयरली डेवलप्ड विलेज है ये पालमपुर। मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल। अब जब सड़कें इतनी अच्छी हैं तो निसंदेह ट्रांसपोर्ट तो यहाँ होंगे ही। तो आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है, इन सड़कों पर आपको कई प्रकार के व्हीकल्स दिखाई दे सकते हैं, कई प्रकार की गाड़ियां इस रोड पे चलती हैं। सबसे पहले तो आपको मिलेगा बुलॉक कार्ट देखने को। देखिए ये जो आप देख रहे हैं बैलगाड़ी, बुलॉक कार्ट आप देख रहे हैं। इसके अलावा बुलॉक कार्ट के बाद टांगा आपको मिल सकता है, गांव में घोड़ा गाड़ी जिसको कहते हैं। बगीज भी एक प्रकार का घोड़ा गाड़ी है। बग्गी लकड़ी का होता है, वुडन कार्ट होता है, ड्रॉन बाई बफेलोज, यानी भैंस इसको खींचती है, तो बैलगाड़ी के समान है। इन गाड़ियों पे यहाँ पे क्या लोड रहता है जी? तो यहाँ पर लोड रहता है जनरली गांव में वो होता है जैगरी। क्या होगा ये? जैगरी होता है। जैगरी का मतलब क्या होता है? जैगरी का जो मतलब होता है वो होता है गुड़, इसको हम कहेंगे गुड़। जैगरी मतलब गुड़, मीठा जिसको बोला जाता है। तो गांव में अब अक्सर लोग शुगर केन की खेती बाड़ी करते हैं, तो उनका मेन प्रोडक्ट तो यही होगा, गुड़ होगा। एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स। अब दूसरे भी सामान यहाँ हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ये बग्गी और बुलॉक कार्ट्स ही चलते हैं, बल्कि यहाँ पर मोटर व्हीकल्स भी चलते हैं। मोटर व्हीकल्स आपको क्या क्या दिखाई देंगे? मोटरसाइकिल दिख सकता है, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स, यानी वो सारी चीजें
इस गांव के सड़कों पर आपको देखने को मिलेगा। यानी हमारे देश में गांव की स्थिति क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा ये पालमपुर का जो शहर है। और ये जो पालमपुर का जो विलेज है, एक्चुअली ये यूपी के वेस्टर्न यूपी के एक गांव से रिसेंबल करता है। यानी जो पालमपुर को दिखाया गया है यहाँ पर, ये कहाँ से रिसेंबल करता है? तो वेस्टर्न यूपी वेस्टर्न यूपी के एक विलेज से रिसेंबल करता है। इस तरीके का गांव आपको वेस्टर्न यूपी में है, वैसा ही ये विलेज है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसा पालमपुर है ऐसे गांव प्रायः हमारे भारतवर्ष में है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में है। आइए देखते हैं यहाँ के पॉपुलेशन और कास्ट कंपोजिशन को। पॉपुलेशन की बात करें तो इस गांव में कुल मिलाकर के 450 फैमिलीज यहाँ रहते हैं और ये सभी डिफरेंट कास्ट के हैं। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट। 450 फैमिलीज आर देयर। बहुत बड़ा गांव नहीं है, मीडियम है। यहाँ पर 80 अपर कास्ट फैमिलीज रहते हैं एंड दे हैव मेजॉरिटी ऑफ लैंड। जो अपर कास्ट लोग हैं उनके पास जमीन जनरली मेजॉरिटी में है, ज्यादा जमीन इनके पास है। इनके जो घर हैं, देयर हाउसेस एंड सम ऑफ देम आर क्वाइट लार्ज। अब चूंकि जमीन अधिक है इनके पास, प्रॉपर्टी अधिक है, तो इनकी घर तो सी बात है कि वो बड़ी होगी ही। तो इनके घर बड़े हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। ब्रिक सीमेंट से प्लास्टर वगैरह हुआ है। तो देखो भाई, जो रिच होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, ऑफ कोर्स उनके घर जो हैं वो बड़े होते ही हैं। लेकिन सभी लोग यहाँ अपर कास्ट रिच पीपल ही नहीं है। इस गांव में रहने वाले लोगों में से कुछ लोग हैं शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट को दलित भी कहा जाता है, दलित वर्ग। तो शेड्यूल कास्ट के लोग यहाँ पे रहते हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग कितने रहते हैं? जी हाँ, ये 1/3 है। 1/3 यानी 450 फैमिली का तीसरा हिस्सा, यानी कितना हो जाएगा? तो लगभग 150 आप कह सकते हैं। 150 फैमिलीज आप कह सकते हैं, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन कॉर्नर ऑफ द विलेज। ये लोग बीच गांव में नहीं रहते। ये लोग कहाँ रहते हैं? तो जनरली गांव के कॉर्नर में रहा करते हैं। इनके घर कैसे होते हैं? तो स्मॉल हाउसेस, ये छोटे छोटे घरों में रहते हैं। अब कुछ गरीब लोग हैं, गरीब लोग होंगे तो इनके घर छोटे ही होंगे। तो और जो गरीबों के घर प्रायः बने होते हैं वो किन चीजों से बने होते हैं? तो ये होता है मड स्ट्रॉ, यानी घास फूस के द्वारा और मिट्टी से बना हुआ घर गांव में आपको देखने को मिल जाएगा। जो पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, प्रायः इनके जो घर होते हैं वो बने होते हैं किस चीज के? मड के बने होते हैं। और किस चीज के बने होते हैं? तो ये स्ट्रॉ के बने हुए होते हैं। यानी इस गांव में भी गरीब भी हैं और रिच कह सकते हैं या वेल टू डू फैमिलीज कह सकते हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं। ऐसे गांव में तो बहुत रिच लोग आपको मिलेंगे नहीं। हाँ, मिडिल क्लास लोग मिल सकते हैं, ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनकी आय मतलब ठीक ठाक है, उनका जीवन अच्छे ढंग से चल रहा है, ऐसे लोग हो सकते हैं। ये गांव बहुत पिछड़ा नहीं है। इस गांव में आप देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की भी व्यवस्था है। तो ये गांव, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की यूजेज बहुत धड़ल्ले से होते हैं, बहुत सारे कामों में होते हैं। एक तो मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। इस गांव में अधिकांश घरों में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स। जितने किसान है ना, वे अपने ट्यूबवेल्स को इलेक्ट्रिसिटी चलाते हैं। बहुत मॉडर्न काम है ना, बहुत मॉडर्न है। एंड उनके फील्ड में ऑफ कोर्स ट्यूबवेल्स लगा हुआ है एंड यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। सिर्फ खेती बाड़ी में ही इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं होता, बल्कि और भी कोई बिजनेस कर रहा है तो उस बिजनेस में भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए आटा चक्की ही कहीं चल रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। तो पीपल आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स इन द विलेज। दिस टेल्स अबाउट द फीचर ऑफ इंडियन विलेजेस। हमारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं हैं। हमारे गांव के जो किसान हैं वो बिजली का इस्तेमाल भरपूर ढंग से कर रहे हैं।
वे अपने खेतों को सिंचाई में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत जरूरी भी है स्टूडेंट्स। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो आज के समय में डेवलपमेंट की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आप भी सोचते होगे अगर जिस दिन लाइट नहीं रहती होगी आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होती, तो बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी। गांव में भी होना चाहिए, हर शहरों में तो खैर होता ही है, और हो सकता है कुछ शहर ऐसे भी हों जहां कम बिजली रहती हो। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां हो सकता है बिजली नहीं पहुंची हो, लेकिन पहुंचनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि सरकार को ऐसे पहल उठाने चाहिए कि हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा हो ताकि लोग उसका लाभ उठा सकें। अगर हम बात करें एजुकेशन की, क्या पालमपुर के लोग पढ़े लिखे हैं, वहां के बच्चे पढ़ाई करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। पालमपुर में यहाँ पर बहुत अच्छे स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, एक नहीं दो प्राइमरी स्कूल हैं, और इनके साथ साथ एक हाई स्कूल। प्राइमरी स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है, तो बच्चों को पढ़ने के लिए कोई तकलीफ यहाँ नहीं है। इसके अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटीज, कहीं भी हम रहें तो हमारे स्वास्थ्य का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होता है। पालमपुर में रहने वाले लोगों के लिए भी हेल्थ फैसिलिटी यहाँ उपलब्ध। कौन सी सुविधा उपलब्ध है? तो पालमपुर में हेल्थ केयर फैसिलिटीज में यहाँ पर क्या है, तो देयर इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ है, रन बाय गवर्नमेंट। कौन संचालित करता है? तो ऑफकोर्स सरकारी है, सरकार के द्वारा है। क्या प्राइवेट भी है? जी हाँ, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। डिस्पेंसरी मतलब दवा का दुकान ना, जहाँ दवाएं मिलती हैं। मतलब हेल्थ केयर की सुविधा है और दवाएं भी मिल जाती हैं, सारी फैसिलिटी से लैस है हमारे चैप्टर का ये प्यारा सा गांव पालमपुर। अब हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। हमने देखा कि पालमपुर में लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ लोग गाड़ियां चला रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, यानी प्रोडक्शन का वर्क चल रहा है। लेकिन हमें यहां समझने की आवश्यकता है कि ये प्रोडक्शन आखिर होता कैसे है, जो मेन थीम में से एक है हमारे चैप्टर का। प्रोडक्शन के अंतर्गत कुछ रिक्वायरमेंट्स होता है। देखो बच्चों, जब आपको किसी चीज का प्रोडक्शन करना है तो कुछ ना कुछ तो आपको वस्तुएं चाहिए ना, कुछ ना कुछ चीजें चाहिए प्रोडक्शन के लिए। तो किसी भी प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर 4 रिक्वायरमेंट्स बताए गए हैं। कितने रिक्वायरमेंट्स? 4, 4 रिक्वायरमेंट्स होते हैं प्रोडक्शन के लिए। ये जरूरी है, चाहे प्रोडक्शन गुड्स का हो या सर्विसेज का भी हो, तब भी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन में 4 चीजों की आवश्यकता होती है। इनमें सबसे पहला चीज क्या होगा? सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है लैंड। लैंड के अंतर्गत क्या आएगा? ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ इस रिक्वायरमेंट में एडेड है, जुड़ा हुआ है नेचुरल रिसोर्सेस। लैंड भी तो नेचुरल रिसोर्स ही है ना। तो नेचुरल रिसोर्स जैसे वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, इन सभी को लैंड की कैटेगरी के अंतर्गत ही हम लोग काउंट करेंगे। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। ये जितनी सारी चीजें आप देख रहे हैं, पानी हो, पेड़ पौधे, जमीन, सब कुछ इसमें आएगा। दूसरा यानी सेकंड जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है लेबर। लेबर मतलब वह व्यक्ति जो काम करता है उसको लेबरर बोलते हैं। काम करने के लिए लेबरर्स की आवश्यकता होती है, काम नहीं होगा तो फिर प्रोडक्शन कैसे होगा। तो लैंड के बाद दूसरा हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? तो वो है लेबरर। यानी लेबर जो प्रोवाइड करता है, किसके द्वारा प्रोवाइड होता है? लेबरर्स के द्वारा प्रोवाइड होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर खेतों में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर ये लोग न रहें कैसे खेती होगा भाई? नहीं होगा ना। तो ये बहुत ही जरूरी होते हैं लेबरर्स। लेबर कौन प्रोवाइड करता है? तो पीपल हु डू वर्क। जो लोग काम कर रहे हैं वो लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी तो लेबरर ही कहा जाता है ना। लेबरर बहुत तो लेबर ही कहते हैं, सामान्य बोलचाल में उनको लेबर ही कहा जाता है, बट एक्चुअली वो लेबर नहीं है, वो लेबरर है, काम करने वाले। Some production activities required highly educated workers। देखिए, कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जिसमें बहुत एजुकेशन की आवश्यकता होती है।
तो हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिनमें स्किल हो, नेसेसरी टास्क वो कर सकें, जो काम करना है वो कर सकें, यानी स्किल्ड लेबरर की बात यहाँ पर हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्टिविटीज ऐसे भी होते हैं जिसमें मैनुअल वर्क किया जाता है, मतलब कोई वस्तु हाथ से उठा के यहाँ से वहां रख दिए, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सर पे ईंट रख करके पहुंचा दिए, कंक्रीट रख के पहुंचा दिए, तो इसमें तो बहुत पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैनुअल वर्क है। तो ये अनस्किल्ड वर्कर भी यहाँ चलते हैं, यानी लेबरर्स हमें स्किल्ड भी चाहिए, कहीं स्किल्ड चाहिए होता है, कहीं अनस्किल्ड चाहिए होता है। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, लेकिन हाँ लेबर बहुत जरूरी है, बगैर लेबर के, बगैर लेबरर्स के प्रोडक्शन नहीं हो सकता, जिस तरह का रिक्वायरमेंट है, चाहे स्किल्ड हो या अनस्किल्ड, लेकिन चाहिए जरूर। तो अब तक हमने कितना पढ़ा, एक लैंड और दूसरा लेबरर, दो हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे इसको। तो हमने दो फैक्टर पढ़ा, आते देखते हैं तीसरा फैक्टर क्या है। थर्ड फैक्टर कहता है फिजिकल कैपिटल। तीसरा हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है किसी प्रोडक्शन का, वो क्या है, फिजिकल कैपिटल। ये हमारा थर्ड रिक्वायरमेंट है। फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत अ वैरायटी ऑफ इनपुट्स, विभिन्न प्रकार के इनपुट्स आते हैं जो प्रोडक्शन के एवरी स्टेज पर आवश्यक होते हैं। अब देखिए यहाँ फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में बहुत सारे मशीन लगे हुए हैं, इन सारे मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है वर्क करने के लिए। ये सभी क्या हैं, ये सभी है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, यानी जो फिजिकल कैपिटल्स होते हैं इनके टाइप्स होते हैं। टोटल जो इनके टाइप्स यहाँ आप लोगों को पढ़ना है वो है 2 टाइप्स, 2 प्रकार के फिजिकल कैपिटल होते हैं। कौन कौन से होंगे, पहला है फिक्स्ड कैपिटल। पहला क्या कहलाएगा, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के अंतर्गत क्या आएगा, टूल्स, जैसे किसान है, हल खरीद रहा है, ट्रैक्टर खरीद रहा है, पावर टीलर हार्वेस्टर खरीद रहा है, ये सब टूल्स और मशीन्स कहलाएगा। अगर कोई इंडस्ट्री चल रही है तो उसमें बिल्डिंग चाहिए, तो बिल्डिंग आपका हो गया फिक्स्ड कैपिटल। और क्या हो सकता है, तो टूल्स मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल टू फार्मर्स प्लाउ, यानी किसान के एक छोटे हल से लेकर के और बड़े बड़े जो मशीनरीज काम करते हैं, जो यहाँ आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये सभी के सभी फिक्स्ड कैपिटल कहलाते हैं। जैसे और कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, जैसे जनरेटर है, टरबाइन है, कंप्यूटर है, टूल्स मशीन्स थिंग्स, ये सारी ये जो हैं, बिल्डिंग, सब कुछ ये सब कुछ किस चीज में आएगा, फिक्स्ड कैपिटल में आता है। अच्छा, आपने सोचा है क्या ये फिक्स्ड कैपिटल क्यों कहते हैं इसको, वाई फिक्स्ड कैपिटल? क्योंकि एक बार इसको आपने यूज कर लिया, अब आपका पैसा फिक्स हो गया, वो निकलने वाला नहीं है। प्रोडक्शन चाहे हो या नहीं, निवेश तो वही हो गया, और प्रोडक्शन होगा तो फिर बार बार इसको लगाने की भी जरूरत नहीं है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट जनरली होता है, जिन चीजों में एक बार पैसा लगाए लंबे समय तक वो काम आए, उसी को कहते हैं फिक्स कैपिटल। So these can be tools, these can be machineries, buildings, lots of machines, all these are called fixed capitals. They are required in the beginning of production itself and continues to operate for longer period without any further investment. Yes, a little bit repairing work may required होता है, थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट इसकी होती है, लेकिन ओवरऑल एक बार खर्च होता है। जैसे मान लो अब इस फैक्ट्री में यहाँ पर जितने मशीन लगे हैं, क्या रोज मशीन खरीदने हैं क्या, एक बार खरीदा गया कई वर्षों तक ये काम करेगा। और एक और निगेटिव फैक्टर भी इसका है, जैसे मान लो किसी कारणवश अगर प्रोडक्शन रुक जाता है, ये फैक्ट्री अगर बंद हो जाता है, तो क्या मशीन का पैसा वापस निकलेगा, क्या नहीं निकला ना, पैसा तो उतना फंस गया ना। तो ये फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है। अब बताओ किसान है, यहाँ किसान हल यूज कर रहा है, अब बताओ ये हल फिक्स्ड कैपिटल है कि नहीं, बिल्कुल। एक बार किसान हल खरीद लिया, सालों साल उसी हल से वो खेती करता रहता है ना, फिक्स्ड कैपिटल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। दूसरा हमारा जो पार्ट है, यानी फिजिकल कैपिटल का जो सेकंड टाइप है वो है वर्किंग कैपिटल। एक हो गया आपका, अभी हम लोग जो पढ़े हैं वो क्या है, फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा क्या है,
ये है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग काम कर रहा है लगातार। क्या क्या आएगा इसमें भाई? रॉ मटेरियल्स एंड मनी, रॉ मटेरियल्स एंड मनी। वर्किंग कैपिटल में आएगा रॉ मटेरियल्स, आप जो भी खरीदेंगे रॉ मटेरियल्स आएगा, और क्या आएगा इसमें? मनी, जेब में पैसे तो होने चाहिए। आप प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपके जेब में पैसे होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? रॉ मटेरियल खरीदना है। मान लो कपड़े की बुनाई करनी है, स्वेटर की बुनाई करनी है, ऊन चाहिए ना, ऊन खरीदने के लिए तो पैसे चाहिए। पैसे नहीं रहेंगे कोई ऊन देगा क्या? नहीं देगा, देगा भी तो कर्ज देगा, बाद में चुकाना ही पड़ेगा उसको। तो ये जो मटेरियल हम खरीदते हैं जिस पैसे से, उस वो पैसा तो होना चाहिए। और ये सिंगल टाइम यूज होता है, ये जो मटेरियल जो होता है ना रॉ मटेरियल, वो सिंगल टाइम यूज। एक बार आपने ऊन से स्वेटर बुन लिया, क्या दोबारा उसी से फिर स्वेटर बुनेंगे? नहीं ना, वो तो यूज हो गया ना। फिर से फर्दर अगर दूसरा स्वेटर बुनना है, दूसरा ऊन चाहिए, तीसरा स्वेटर बुनना है, तीसरा ऊन चाहिए। यानी ये रॉ मटेरियल्स बार बार आपको खरीदने पड़ते हैं, इसीलिए इसको वर्किंग कैपिटल की कैटेगरी में रखा गया है। अब जो पैसे आपने इस ऊल में लगाए हैं, स्वेटर बन गया, स्वेटर मार्केट में ले जाकर बेच लिए, फिर पैसा आ गया, फिर वो पैसा लेकर के आए, फिर से ऊल खरीदे, थ्रेड खरीदे, और फिर से आपने स्वेटर बुना, और इस तरह से साइकिल चलता रहता है। पैसा फिक्स नहीं होता, पैसा क्या होता है? वर्किंग, यानी वर्क करता रहता है, कमा रहा है। तो इसलिए मनी को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, रॉ मटेरियल को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। Production require a variety of raw material such as yarn. Yes, we have seen example right now used by weaver. अच्छा, जो लोग कपड़े बुनने का काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है वीवर, कपड़े वीवर बुनते हैं। एंड द क्ले यूज बाय पॉटर, पॉटर किसको कहेंगे भाई? पॉटर कहते हैं वैसे व्यक्ति को जो मिट्टी का बर्तन बनाता है। कुम्हार आपने देखा होगा मिट्टी के तरह तरह के बर्तन बनाकर बेचते हैं। पॉटर मतलब कुम्हार। पॉटर जिस मिट्टी का इस्तेमाल करता है ना उसको क्ले कहते हैं। क्ले बहुत अच्छा क्वालिटी का मिट्टी होता है जिससे वो बर्तन बनाता है। मनी हमेशा देखो भाई कितने 500 रुपीज के करारे करारे नोट्स हैं, बहुत जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं? जरूरी होते हैं, वर्कर्स को पेमेंट करना होता है। क्या जो वर्कर काम करेंगे प्रोडक्शन में उनका पेमेंट कैसे होगा? कैश चाहिए। रॉ मटेरियल खरीदना है, कैश चाहिए। रॉ मटेरियल के लिए मनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, कोई टूल्स भी खरीदना है, मशीन खरीदना है, बिल्डिंग्स वगैरह इस सब में तो पैसे लगते ही लगते हैं। तो ये सारी चीजें अगर सर्कुलेशन में कंटिन्यूअस रहती हैं तो वर्किंग कैपिटल है, अगर फिक्स हो जाती हैं तो फिक्स्ड कैपिटल है। ये जो है ना वो फिजिकल कैपिटल के दो पार्ट हो गए। फिजिकल कैपिटल के दो पार्ट, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल हो गए। कुल मिला के हम लोगों ने अभी 3 फैक्टर्स पढ़े हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? 4 होते हैं टोटल। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। पहला हमने लैंड पढ़ा, दूसरा हमने लेबर पढ़ा, ठीक है, और तीसरा हमने क्या पढ़ा? तीसरा हमने फिजिकल कैपिटल पढ़ा। फिजिकल कैपिटल का हमने 2 हिस्सा पढ़ा, 2 पार्ट पढ़ा, और वो है वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। अब बात करते हैं चौथे फैक्टर की। ये चौथा फैक्टर क्या है? चौथा फैक्टर जो हमारा है वो है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन, हम इंसानों के पास कुछ कैपिटल होता है। कौन सा कैपिटल है भाई? यहां देखो, यू विल नीड नॉलेज। बिना नॉलेज का कोई काम होगा क्या? नहीं। नॉलेज किसके पास होता है? इंसानों के पास होता है, ह्यूमन बीइंग के पास। तो ह्यूमन बीइंग के पास नॉलेज होता है, वो एंटरप्राइज करता है, रिस्क उठाता है, फैक्ट्री लगाता है, प्रोडक्शन की मशीनरी खरीदता है, बहुत बड़ा रिस्क कवर करता है। तो ये इंसान ही सब कुछ करता है। नाउ टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, आप खुद सोचो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अब ये 3 रिक्वायरमेंट जो हमने पढ़ा हुआ है, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल, इन सब को अरेंज कौन करेगा? इन सब को अरेंज करने वाला व्यक्ति ही तो है, ह्यूमन ही तो है। इसीलिए तो ह्यूमन भी एक प्रकार का रिक्वायरमेंट है, वो नीड है। सबको अरेंज करेगा ताकि प्रोड्यूस कर सके, प्रोडक्शन हो सके, है ना।
एंड आउटपुट आइदर टू यूज योरसेल्फ टू सेल इन द मार्केट। एक बार प्रोडक्शन अगर हो गया तो प्रोडक्शन को सेल करना है, बेचना है, उसके लिए भी इंसान चाहिए ना, तो मार्केट में ले जा करके तो इंसान ही बेचेगा। एंड these days आर कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, इसीलिए इसको ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल मतलब नॉलेज, स्किल, एंटरप्राइजेस, ये सारी चीजें जो हैं ये कहलाती हैं ह्यूमन कैपिटल। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग, इन चारों को, चारों जो फैक्टर्स है ना, इन चारों को कंबाइन करने से ही प्रोडक्शन होता है। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, चारों को मिला करके बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये चार चीजें हैं। आइए इमेज में देखते हैं। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस, देखिए पूरा फैक्ट्री उठा लिया है सर पे। बिल्कुल सब कुछ तो इंसानों के हाथ में ही होता है। फैक्ट्री कितनी बड़ी हो, किसके कंट्रोल में होता है? इंसानों के कंट्रोल में, क्योंकि इंसान के पास दिमाग होता है, दिमाग में नॉलेज होता है। नॉलेज बहुत जरूरी होता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए। लेकिन 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 कुछ समस्याएं भी हुआ करती हैं। क्या हमारे पालमपुर में कोई समस्या है क्या? प्रोडक्शन तो यहाँ चल रहा है, किस तरह के प्रोडक्शन चल रहे हैं अब हम देखते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। लैंड से जुड़ी हुई समस्याओं की। लैंड इज फिक्स्ड, लैंड इज फिक्स्ड मतलब लैंड जो है ना, जो जमीन है पालमपुर का, ये अनलिमिटेड नहीं है। देखो आप सब जानते हो बहुत सारे रिसोर्स ऐसे होते हैं ना जिनकी मात्रा निर्धारित होती है, वो फिक्स्ड होता है, वो एग्जॉस्टिबल भी होता है, क्वांटिटी फिक्स्ड होती है। उनमें से एक है हमारा लैंड रिसोर्स। जो ये लैंड रिसोर्स है, ईश्वर ने जितना बनाकर दे दिया है और राजनीति ने जितना दे रखा है, हमारे देश में जितनी जमीन है हम उसकी बात कर रहे हैं, ये फिक्स्ड ही रहता है। लैंड इज फिक्स्ड, आप इसको बढ़ा नहीं सकते। क्या दूसरे देश से ले सकते हैं क्या? कोई देश देगा क्या? नहीं देगा ना। तो लैंड का एरिया फिक्स्ड ही होता है, ये बढ़ता नहीं है। बट व्हाट अबाउट पॉपुलेशन, जनसंख्या, बोलो पॉपुलेशन की क्या स्थिति होती है भाई? ये तो हमेशा बढ़ता हुआ जा रहा है। नहीं, आज हमारी आबादी 140 करोड़ हो गई है, 140 करोड़, और बढ़ती जाएगी ना, बढ़ भी सकती है। पहले बहुत कम थी, आज बहुत अधिक बढ़ गई है। पालमपुर में भी लोगों की संख्या तो बढ़ रही है ना, आखिर इंडिया का गांव है, जनसंख्या यहाँ भी बढ़ रही है। और लोग यहाँ काम क्या करते हैं? पालमपुर में लोगों का जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज है पालमपुर का, वो क्या है? यहाँ ध्यान से देखो, वो है फार्मिंग। पालमपुर के लोगों की मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग। सबसे अधिक लोग कौन काम करते हैं? फार्मिंग करते हैं। कितने परसेंट लोग? 75% ऑफ पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। 75% लोग फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं अपनी आजीविका के लिए। उनकी रोजी रोटी खेती बाड़ी से ही चलती है। और ये फार्मर्स हो सकते हैं या फार्म लेबरर्स हो सकते हैं। फार्मर्स उनको कहेंगे जिनकी अपनी जमीन है, खेती बाड़ी कर रहे हैं तो फार्मर्स हो गए। जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और दूसरे की जमीन पर खेती कर रहे हैं, उनको बोलेंगे फार्म लेबरर्स। दोनों हो सकते हैं। 75% लोगों में फार्मर्स और फार्म लेबरर्स दोनों ही शामिल है इसमें। बेसिक कांस्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। अब देखो, फार्म में प्रोडक्शन बढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि जब आबादी बढ़ रही है, जब हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो फूड का रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ेगा ना। फूड हमें फिक्स थोड़ी चाहिए, आबादी बढ़ेगी तो फूड भी ज़्यादा चाहिए। और जब फूड अधिक चाहिए तो हमें अधिक खेती बाड़ी करना पड़ेगा। अधिक खेती बाड़ी करने के लिए अधिक जमीन चाहिए। इट मीन्स वी रिक्वायर इंक्रीज्ड एंड इंक्रीज्ड अमाउंट और एरिया ऑफ कल्टिवेबल लैंड। कहां से आएगा? क्या जमीन एक्स्ट्रा है क्या? देख लेते हैं। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड, नहीं है। पालमपुर में एक्स्ट्रा जमीन नहीं है, जितना जमीन जो था वो तो फिक्स होता है ना भाई।
फिक्स होता है, नया मार्केट से खरीद के थोड़ा लाएंगे। 1960, since 1960 in Palampur there has been no expansion inland। 1960 में 1960 ईस्वी के बाद से एग्रीकल्चर एरिया में कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ। कहां से होगा, सबको तो यूज कर लिया। इवन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टिवेबल लैंड। जो जमीन पहले वेस्ट लैंड हुआ करती थी, जिस जमीन पर पहले कुछ नहीं हुआ करता था, उसको भी कैप्चर करके अब खेती कर रहे हैं। कहीं पे घर बना लिया, मतलब सब यूज्ड में है। जितनी जमीन है ना, कोई बेकार नहीं है, सब यूज्ड में है। पूरा जमीन 1960 में ही यूज्ड अप हो गया और आबादी तो और बढ़ती जा रही है। फिर क्या समस्या है यहाँ, ऑल लैंड इज कल्टीवेटेड इन पालमपुर, यानी पूरी की पूरी जमीन कल्टीवेट हो रही है। जमीन यहाँ पर बचा ही नहीं है, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, जमीन यहाँ नहीं बची है। ड्यूरिंग रेनी सीजन, अच्छा अब यहाँ हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ जब खेती बाड़ी होती है तो किन चीजों की खेती बाड़ी होती है, ये भी आपके क्वेश्चन का हिस्सा हो सकता है। रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप की खेती होती है, फार्मर्स खरीफ उगाते हैं। ध्यान रखिए, जो क्रॉप्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, रबी होते हैं और क्या, खरीफ होते हैं, और एक तीसरा भी होता है जिसको बोलते हैं जायद। जो रबी क्रॉप्स होता है ना, ये विंटर क्रॉप होता है, यानी बरसात जाड़े के दिनों में आपको रबी की खेती होती है, जैसे गेहूं होता है। जो खरीफ है ना, ये बरसात के सीजन में, रेनी सीजन में इसकी खेती बाड़ी होती है, बरसात के सीजन। अगर खरीफ क्रॉप्स कहा जाए, आपके दिमाग में आना चाहिए ये बरसात के सीजन में, मॉनसून के सीजन में खेती बाड़ी की जाने वाली क्रॉप्स है। ठीक है, तो खरीफ सीजन में किसान क्या उगाते हैं, यहाँ पर ज्वार एंड बाजरा। क्या उगाते हैं, ज्वार एंड बाजरा। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। ज्वार और बाजरा ये कैटल फीड के रूप में, यानी मवेशियों के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट्स फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। ज्वार और बाजरा यहाँ देख रहे हैं हरे भरे। ज्वार बाजरा की खेती के बाद यहाँ के लोग जिन चीजों की खेती करते हैं वो है ये प्यारा सा पोटैटो, आलू। पोटैटो की खेती यहाँ पर लोग करते हैं। ये खेती कब से कब तक होती है, तो ये होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में आपको पोटैटो की खेती की जाती है पालमपुर में। अब देखते हैं विंटर। इन विंटर सीजन में क्या होता है, मैंने कहा था आपको ये रबी क्रॉप कहलाता है। विंटर सीजन में फील्ड्स आर सोन विद वीट, यानी विंटर सीजन में, विंटर टाइम में किस चीज की खेती होती है, विंटर सीजन में खेती होती है वीट की। वीट मतलब होता है गेहूं। यहाँ गेहूं के फसल आपको दिख रहे हैं, इन्हें रबी क्रॉप भी कहा जाता है। कौन सा क्रॉप बोलेंगे, तो रबी क्रॉप इसको बोला जाता है। Fields are sown with wheat. From wheat produced, farmers keep enough wheat for family consumption and sell the surplus wheat to the market in रायगंज। किसान खेती बाड़ी करते हैं, किस चीज की, व्हीट की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं। और खेती करने के बाद अगर छोटा किसान है तो पूरा अपने घर में यूज करता है, गेहूं को खाने में रोटी बनती है। किसान अगर बड़ा है, उसके पास जमीन ज्यादा है, तो अब वो उसके पास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। एग्रीकल्चर के बाद अपनी नीड जितनी उसकी होती है अपना गेहूं रख लेता है और बाकी गेहूं को, बाकी वीट को ले जाकर के बाजार में बेच देता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बोरे पैक हो रहे हैं, तो बाजार में इन्हें बेच देता है। अब बाजार कहाँ पे है गेहूं का, रायगंज, यानी पालमपुर के बगल का जो बड़ा गांव है वह है रायगंज। रायगंज विलेज में जाकर के बेचता है। एंड अ पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू सुगर केन। केवल यहां लोग गेहूं की खेती नहीं करते, बल्कि कुछ ऐसा एरिया है जहां पर सुगर केन की खेती भी होती है। सुगर केन क्या है, ये है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप मतलब
जिसको पैसा कमाने के लिए किया गया हो उसको कैश क्रॉप कहा जाता है। तो लोग यहाँ पर कैश क्रॉप्स की खेती भी करते हैं, अनाज की खेती तो करते ही हैं, साथ ही साथ पैसे कमाने वाले क्रॉप्स की खेती भी करते हैं। और जनरली जो शुगर केन होता है ना, वो एनुअल क्रॉप है, 1 साल का वक्त लगता है, 1 साल में एक क्रॉप उगता है। तो ये शुगर केन की खेती भी होती है, वीट की खेती भी होती है। अब आपने यहाँ तक समझ लिया कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं और पालमपुर में किन किन चीज़ों की खेती होती है। तो क्यों ना आज का जो सेशन है हम लोग यहीं पे कंप्लीट करें, और इसके बाद जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लैंड एरिया का मेजरमेंट कैसे होता है, इसको समझना और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं, अदर एक्टिविटीज़ हैं जो पालमपुर में होता है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप भी पढ़ते पढ़ते हो सकता है कि आप ऊब जाए, तो इससे बेहतर है यहीं पर आज हम लोग इस सेशन को क्लोज करते हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िए, और कोई डाउट हो तो लाइसमिथ ऐप के जो चैट सेक्शन है वहां पर आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। उम्मीद है आपने इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ रखा है। थैंक यू वेरी मच।